वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल साइंटिफिक। आज का ये वीडियो इग्नू के सभी स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि अगर आपने इग्नू में एनरोल किया है तो असाइनमेंट बनाना आपके कोर्स का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आपको असाइनमेंट बनाना है, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और मैंने पूरा ट्राई किया है कि जो भी डाउट्स बच्चों को आते हैं वो उसे मैं सॉल्व कर सकूं। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप असाइनमेंट में 90 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। और ये जो 90 प्लस मार्क्स हैं ये आपको गेन करने भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने असाइनमेंट में मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर लिए, स्कोर कर लिए, तो आपके जो टोटल परसेंटेज बनते हैं, जो एग्ज़ाम्स में आप स्कोर करेंगे प्लस असाइनमेंट का स्कोर, दोनों ऐड होकर आपके जो ओवरऑल परसेंट बनते हैं वो काफ़ी अच्छे बनते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो श्योरिटी है कि आपको 90 प्लस मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो सारे स्टेप्स को अच्छे से समझिए, देखिए सिंपल स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स को फॉलो करिए। सबसे पहली स्टेप है कि आपको अपना असाइनमेंट खुद बनाना है। आपको ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ईजीली और रेडीली असाइनमेंट्स या तो फ्री या परचेज़ करके मिल सकते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि एक तो वो जो असाइनमेंट्स होंगे, वो रेडीमेड जो असाइनमेंट्स आप ले रहे हैं उसकी क्वालिटी के बारे में आप श्योर नहीं होते हो। सेकेंडली, अगर आप असाइनमेंट परचेज़ कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, तो जब चेकर के पास वो असाइनमेंट जाता है और सेम चीज़ जब वो चेकर को दिखती है कि बार बार सेम चीज़, सेम फॉर्मेट, सब कुछ सेम अगर हो रहा, रिपीट हो रहा है, तो वो चेक करने वाला कभी भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा और चांसेस ये भी हैं कि आपको कम मार्क्स मिलेंगे और हो सकता है कि आप उस असाइनमेंट में फेल भी हो जाओ। तो मेरा सजेशन यही है कि आप अपने असाइनमेंट खुद बनाएं अगर आप 90 प्लस मार्क्स चाहते हैं तो। सेकेंड पॉइंट है कि आपको इग्नू का जो स्टडी मटेरियल होता है उसे रीड करना है। जैसे ही आपका स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाता है इवन वेबसाइट पे, तो आपको वहाँ से वो मटेरियल रीड करना शुरू करना है, क्योंकि अगर आप रीड करना शुरू करते हैं तो उससे आपको हेल्प मिलती है असाइनमेंट बनाने के लिए। आपको कंटेंट पता चलता है, उसके अंदर के सब टॉपिक्स पता चलते हैं, यानी आपके पास एक रफ आउटलाइन आ जाता है कि आपका जो टोटल कंटेंट है, जो सिलेबस है, वो कैसा है। इसलिए आपको रीड करना है स्टडी मटेरियल। थर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको असाइनमेंट लिखना कब शुरू करना है। जैसे ही वेबसाइट पे आपके असाइनमेंट्स अपलोड हो जाते हैं, आपको तभी से लिखना शुरू करना है। आपको हार्ड कॉपी के लिए वेट नहीं करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो स्टडी मटेरियल उनके पास पहुंचा नहीं है, अभी तक हार्ड कॉपी मिली नहीं है, इस वजह से वो असाइनमेंट नहीं लिखते हैं। और फिर क्या होता है, अगर आप असाइनमेंट लिखने में डिले करते हो, लेट करते हो, तो जिन कोर्सेज़ में प्रैक्टिकल्स होते हैं, जब आपकी हार्ड कॉपी आप तक पहुंचती है उसके कुछ टाइम बाद आपके प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाते हैं। और प्रैक्टिकल्स जब शुरू होते हैं तो फिर वो दिन भर के प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो आपको टाइम नहीं मिलता है। ऐसे में क्या होगा, आपकी असाइनमेंट में क्वालिटी नहीं आएगी और सारा काम एक साथ आ जाता है। तो इसलिए जैसे ही अवेलेबल हो जाता है वेबसाइट पे आपका असाइनमेंट, आप थोड़ा थोड़ा करके उसे लिखना शुरू करिए, तभी आपको 90 प्लस मार्क्स मिलेंगे। अब हम मटेरियल्स देख लेते हैं कि क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट आपको होगी। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होगी शीट्स की, जो कि आपको लेना है A4 साइज़ की शीट। अब इसमें भी बच्चों को काफ़ी डाउट होता है कि A4 साइज़ की जो शीट लेनी है वो पूरी ब्लैंक ले, वन साइड लाइन वाली ले, या दोनों साइड लाइन वाली ले। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इसके लिए आप अपने स्टडी सेंटर पे कांटेक्ट करिए। वहाँ पे आप पूछिए कि वो क्या प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग स्टडी सेंटर पे वो प्रेफरेंस अलग अलग होता है। कुछ स्टडी सेंटर कहते हैं कि उन्हें कम्प्लीटली ब्लैंक, दोनों साइड से ब्लैंक वाली शीट चाहिए। कुछ अलाउ करते हैं सिंगल साइड पे लाइन अगर हो तो भी वो अलाउ करते हैं। और कुछ स्टडी सेंटर पे दोनों ही साइड पे लाइंड वाले पेजेस भी अलाउड होते हैं। और अगर आप इग्नू का जो असाइनमेंट अपलोड होता है, अगर आप वहाँ इन्फॉर्मेशन में चेक करेंगे तो वहाँ पे फुल स्केप शीट्स मेंशन है, जिसमें कि दोनों साइड में लाइन होती है। तो इसलिए आप कहीं और मत पूछिए, किसी और से मत पूछिए कि कौन से पेजेस यूज़ करने हैं, क्योंकि कोई भी अगर बताएगा तो वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा, अपने स्टडी सेंटर का बताएगा। तो आपको वो फॉलो नहीं करना है। आपको क्या फॉलो करना है, आपके स्टडी सेंटर पे क्या प्रेफरेंस है वो, तो आप वहाँ पे पूछिए कि कैसी शीट्स उनको चाहिए।
फिर आपको लगेगा ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन। मैं ये 2 ही पेन सजेस्ट करती हूँ, बाकी कलर्स में आपको नहीं जाना है, क्योंकि रेड और ग्रीन जो कलर होता है वो स्ट्रिक्टली मना होता है। आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है आपके असाइनमेंट में रेड एंड ग्रीन कलर। और बाकी जो कलर्स बचते हैं, फिर आपको इतना भी ज़्यादा कलरफुल असाइनमेंट नहीं बनाना है। आप ब्लैक पेन से क्वेश्चंस लिख सकते हैं और आंसर्स ब्लू पेन से। जहाँ डायग्राम या बाकी और कुछ आपको बनाना है वहाँ आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन लगेगा। उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है असाइनमेंट का फ्रंट पेज, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन असाइनमेंट जो अपलोड होता है उसके इंस्ट्रक्शन पेज पे होती है। आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। असाइनमेंट का फ्रंट पेज आप सबके लिए कॉमन बना के रख लीजिए। सिर्फ वो वाले टाइटल जहाँ पे डिटेल्स चेंज होती है, जैसे सब्जेक्ट का कोड को उसका टाइटल, वो आप ब्लैंक रख सकते हैं, वो आप हाथ से भी फिल कर सकते हैं। बाकी चीज़ें तो कॉमन रहेगी, आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर कोड, ये सब कुछ सेम रहता है। तो असाइनमेंट का फ्रंट पेज आप पहले ही सभी सब्जेक्ट्स का बना के रख लीजिए। फिर आपको लगेगा प्रिंट आउट क्वेश्चन पेपर का, और आपको प्रिंट आउट सिर्फ क्वेश्चन पेपर का निकालना है, क्योंकि जो असाइनमेंट होता है उसमें 3 पेजेस होते हैं। पहला फ्रंट पेज होता है असाइनमेंट का, जिसकी प्रिंट आउट की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड होता है इंस्ट्रक्शन पेज, वो भी आपको कहीं पे भी अटैच नहीं करना है, तो आप प्रिंट आउट लेंगे सिर्फ क्वेश्चंस जिस पेज पे मेंशन है उन्हीं पेजेस का आप प्रिंट आउट लेंगे। अब सीक्वेंस देखते हैं, आपकी असाइनमेंट में सीक्वेंस क्या होगा। सबसे ऊपर में आएगा फ्रंट पेज, या उसे कवर पेज भी कहते हैं। उसके नीचे आपको अटैच करना है प्रिंट आउट ऑफ क्वेश्चन पेपर, जिस असाइनमेंट का आपने आंसर्स लिखे हैं उसका क्वेश्चन पेपर आपको अटैच करना है। उसके बाद अटैच करने हैं आपको आपके सारे आंसर शीट्स, जिसमें आपने आंसर्स लिखे हैं A4 शीट पे। और मेक श्योर कि आप उन पेजेस पे पेज नंबर भी मेंशन करें। ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है जो चेक करता है टीचर, उसके लिए। लास्ट में मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक ब्लैंक शीट अटैच कर दीजिए, ताकि आपके जो पेजेस हैं वो सिक्योर रहे। और ये सारे पेजेस को आप टैग कर सकते हैं इस टाइप के फाइल टैग से, उसे बांध लेना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो असाइनमेंट आपका अपलोड हुआ है उस पूरे असाइनमेंट को अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चंस को समझना है अच्छे से। क्वेश्चन समझने के बाद आपको क्वेश्चंस को डिवाइड करना है इनटू पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द मार्क्स अलॉटेड। हर क्वेश्चन पे मार्क्स अलॉटेड होते हैं कि कितने मार्क का वो क्वेश्चन है, तो आपको उसे ब्रेक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो क्वेश्चन है ये जूलॉजी सेशन 2019-20 में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 था डिस्क्राइब पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस, और ये पूछा गया था 10 मार्क्स के लिए। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब जो 10 मार्क्स है, जब टीचर चेक करेगा तो वो पूरे के पूरे 10 आपको आपका ओवरऑल असाइनमेंट देख के 10 मार्क नहीं देगा कभी भी। वो उसके जो डिविजन्स हैं, आपने क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए हैं, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इस वाले टॉपिक में एक्चुअली में 2 टाइप्स हैं पेरेंटल केयर के। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ये 2 टाइप्स लिखते हैं, प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरीज और शेल्टर, और दूसरा टाइप है डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स। तो ये मोस्टली बच्चे करते हैं। तो आप इनको अलॉट कर सकते हैं 4-4 मार्क्स। ये आपका गेस वर्क है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये डिपेंड करेगा टीचर पे, वैरी करेगा, बट हम गेस कर सकते हैं कि 10 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो मोस्टली बच्चे इतना ही लिख के छोड़ देते हैं और फिर उनको कम मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे हमने गेस किया है और 4-4 मार्क्स अलॉट किए हैं। तो ओवरऑल तो ये 8 मार्क का ही बच्चे ने लिखा, 2 मार्क का तो उसने लिखा ही नहीं, तो वो कहाँ से मार्क्स मिलेंगे। अब आपको इस आंसर को 10 मार्क का बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ पेरेंटल केयर, जिसको कि मैंने यहाँ पे अलॉट किया है 1 मार्क, क्योंकि मुझे जब मैंने ये टॉपिक रीड किया था तो मुझे वहाँ पर एक और सब टॉपिक मिल गया था जिसे मैं अपने आंसर में लिख सकती थी, इसलिए मैंने 1 मार्क उस वाले सब टॉपिक को अलॉट किया जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 1, 4 और 4, ये हो गए 9 मार्क्स। कभी भी जब आपका क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का या 20 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, तो जो क्वेश्चन पूछा गया है आप कभी भी उसे डायरेक्टली स्टार्ट मत करिए,
उसका थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दीजिए, जो आपको पूछा गया है उसकी डेफिनेशन बताइए, उसके एग्जांपल्स बताइए। डायरेक्ट नहीं शुरू करना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट शुरू करेंगे तो आपके जो मार्क्स है वो कंप्लीट नहीं होगा, आपका आंसर कंप्लीट ही नहीं होगा। तो यहाँ तक हमें कितने मार्क्स का डिवीज़न हो गया? 9 मार्क्स का। अब जो मुझे एक छोटा सा टॉपिक मिला था इस पर्टिकुलर कंटेंट को पढ़ने के बाद, वो था एडवांटेजेस ऑफ पेरेंटल केयर, जिसे मैंने अपने गेस वर्क में अलॉट किया है 1 मार्क। इस तरह से टोटल 10 मार्क का हमारा ये आंसर बनता है। ये जो क्वेश्चन है, अगर हमें इसका आंसर लिखना है तो इस तरह अगर आप डिवाइड करेंगे, इसके सब टॉपिक्स बनाएंगे और फिर अगर आप लिखते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे, और हो सकता है कि आपको 10 आउट ऑफ 10 भी मिल जाए। और ये आपको कब पता चलेगा कि इस तरह से डिवीज़न करना है? अगर आपने पहले उस कंटेंट को रीड किया होगा। इसलिए मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि आपको स्टडी मटेरियल को रीड करना है फॉर गेटिंग एन आउटलाइन ऑफ द सिलेबस। इसके बाद जब आप आंसर्स लिख रहे हैं तब आपको क्या करना है? आपके आंसर को आपको लिखना है पॉइंट वाइज या फिर पैराग्राफ वाइज। आपको आंसर कभी भी ऐसे टाइप नहीं लिखना है, वो इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ना, निबंध, उस टाइप का आंसर नहीं लिखना है। क्योंकि आपको भी पता है कि आपके स्टडी सेंटर पे ऑलमोस्ट 100+ स्टूडेंट्स होते हैं, तो टीचर को इतनी सारी कॉपीज़ चेक करनी है और हर असाइनमेंट 100 मार्क्स का होता है। तो इतने सारे जब उसे शीट्स चेक करने हैं टीचर को, तो जब वो मार्क्स अलॉट करेंगे तो जिसका प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कंटेंट सब में ऑलमोस्ट सेम होने वाला है, सिलेबस वही है, कंटेंट वही है, टॉपिक वही है, क्वेश्चन सेम है, तो आप जब लिख रहे हो आपके प्रेजेंटेशन पे ही सब कुछ डिफ़र करेगा। और जो चेक कर रहा है आपकी आंसर शीट, वहाँ पे जो मार्क्स वैरी करते हैं वो आपके प्रेजेंटेशन पे वैरी करते हैं। अगर आपने ऐसे टाइप आंसर लिखा तो आपको कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको आंसर हमेशा पॉइंट वाइज या पैराग्राफ बनाइए, पैराग्राफ को हेडिंग दीजिए और फिर लिखिए। और पैराग्राफ पे ट्राई करिए कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाने हैं, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं बनाने हैं। ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आपको डायग्राम्स बनाने हैं। आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है सब्जेक्ट की, जैसे बॉटनी है, ज़ू है, उसमें अगर आप डायग्राम्स नहीं बनाएंगे तो आपको मार्क्स कभी भी नहीं मिलने वाले अच्छे। अगर आप आपका जो स्टडी मटेरियल है वहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर वहाँ डायग्राम मेंशन है, वहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको भी आपके आंसर में डायग्राम्स बनाने हैं। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो भी बनाना है डायग्राम, क्योंकि अगर सपोज़ 5 मार्क का कोई क्वेश्चन है और उसमें डायग्राम है आपके स्टडी मटेरियल में और आपने आपके असाइनमेंट में नहीं बनाया, तो आपके 2 मार्क तो वहीं चले गए, क्योंकि आपने डायग्राम नहीं बनाया। बॉटनी और ज़ू ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ विदाउट डायग्राम अगर आप आंसर्स लिखते हैं तो आपके हाफ मार्क्स वहीं चले जाते हैं। और इसी तरह से आप अपने सब्जेक्ट्स को चेक करिए कि आपके सब्जेक्ट में जो स्पेशलिटी है या क्या आपके सब्जेक्ट की स्पेशल रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको आपके असाइनमेंट में ज़रूर मेंशन करना है, लिखना है। और जितना पॉसिबल हो सके कॉन्सेप्ट मैप्स बनाइए। कॉन्सेप्ट मैप्स या ट्री डायग्राम, जो आप लिख रहे हैं उसी सेम चीज़ को आप ट्री डायग्राम के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ट्राई करिए कि आप ऐसा करें, क्योंकि जब आप आंसर्स लिखते हैं, और क्योंकि हम डिग्री कोर्स की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लिखना होता है, तो जब आप सेंटेंसेस लिखते हैं, इतनी सारी लाइंस में इतने सारे सेंटेंसेस होते हैं, तो वो काफ़ी मोनोटोनस हो जाता है। उस मोनोटोनी को आप डायग्राम से, कॉन्सेप्ट मैप से, ट्री डायग्राम से आप ब्रेक कर सकते हैं। और जितना आप मोनोटोनी ब्रेक करेंगे उतना ही आपका प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होगा, और जो आपका आंसर शीट चेक कर रहा है, जो आपका असाइनमेंट चेक कर रहा है, वो आपको मैक्सिमम मार्क्स ज़रूर देगा। अभी हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे कि किस तरह से आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैप्स बनाने हैं। ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा होना चाहिए कॉन्सेप्ट मैप, छोटे कॉन्सेप्ट मैप भी आप बना सकते हैं। और एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। आपको जो भी क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है उस क्वेश्चन के साथ आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं। उससे चेक करने वाले को ये पता चलता है कि आपको वो टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझा है, तभी आपने वहाँ एग्जाम्पल मेंशन किया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके स्टडी मटेरियल में एक कंटेंट के अंदर एग्जाम्पल्स हो सकता है वहाँ मेंशन हो, या हो सकता है वहाँ मेंशन नहीं हो। और अगर वहाँ मेंशन नहीं है और स्टिल आप मेंशन कर रहे हो, तो ये शो करता है कि आपने अच्छे से रीड किया है और आपको अच्छे से समझा है। यहाँ देखिए, ये जो इमेज है,
ये जूलॉजी का ही एग्जाम्पल है। सेशन 2019-20 में सेम असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 7 था, डिस्क्राइब कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा, और ये भी 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ये जो कैनाल सिस्टम होता है पोरीफेरा का, इसमें 3 कैनाल सिस्टम होते हैं। यहाँ पर एक शीट का मैंने इमेज लेके यहाँ अटैच किया हुआ है। ये जो कैनाल सिस्टम है, इसी तरह से 3 कैनाल सिस्टम और हैं। तो अगर आपने इसका डायग्राम नहीं बनाया तो आप इस आंसर में 3 डायग्राम आप मिस कर रहे हैं। यहाँ पे 3 डायग्राम बनना ही चाहिए। अगर आप नहीं बनाओगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और हर कैनाल सिस्टम पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि 3-3 मार्क का हर कैनाल सिस्टम है, और 1 मार्क जो है वो ओवरऑल आप प्रेजेंटेशन को दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ है। ये कैनाल सिस्टम का डायग्राम है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी मेंशन है, रिटन मटेरियल में भी मेंशन किया हुआ है एग्जाम्पल। इसका जो कंटेंट है वो पॉइंट वाइज लिखा गया है, और फिर डायग्राम ड्रॉ किया है। यहीं पे एग्जाम्पल भी मेंशन किया है, और ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये है कॉन्सेप्ट मैप। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको समझ में आए और फिर आप इसे अप्लाई कर सके अपने सब्जेक्ट में और यूज़ कर सके। ये जो कैनाल सिस्टम होता है, इसमें वाटर फ्लो होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर से अंदर, और फिर वापस बाहर निकल जाता है। तो उसका पाथवे यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप में बनाया गया है कि जो वाटर करंट है वो किस पाथवे से मूव हो रही है। तो ये सेम चीज़ पॉइंट वाइज भी लिखी हुई है और इसे कॉन्सेप्ट मैप में बनाया है। तो जब टीचर जो चेक कर रहा है, जब वो इस टाइप की शीट पे अगर वो आता है, तो इससे क्या समझ में आता है कि बच्चे को सब कुछ अच्छे से समझा है। उसने डायग्राम बनाया है, एग्जाम्पल मेंशन किया है कि इस टाइप का कैनाल सिस्टम किस में मिलता है, और साथ में पाथवे भी उसने कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू बनाया है। तो टीचर को बहुत ज़्यादा आंसर में ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है कि बच्चे ने सब कुछ मेंशन किया है या नहीं किया है। ऐसे 3 पेजेस उसको सेम आंसर में मिलेंगे क्योंकि 3 टाइप के कैनाल सिस्टम है। तो वहाँ पे टीचर को बच्चे को आउट ऑफ मार्क्स या फिर एटलीस्ट 9 मार्क्स तो मिलना ही मिलना है। आपके 9 मार्क्स से कम तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे एनहांस कर सकते हैं और फोर्स कर सकते हैं चेक करने वाले को कि वो आपको आउट ऑफ मार्क्स दे या मैक्सिमम मार्क्स दे। और इस तरह से अगर आपको हर क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे तो आपको 90+ मार्क्स तो गारंटी के साथ मिलेंगे। अब अभी तक हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए, आप वापस से वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। जितने भी हमने पॉइंट्स मेंशन किए हैं, जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है, वो सब आपको फॉलो करना है। अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं और आपने आपके पहले असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं, उसके बाद अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके प्रीवियस सबमिटेड असाइनमेंट के मार्क्स और अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना असाइनमेंट बनाया है, उसमें आपको जो मार्क्स मिलते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस होगा। और अगर आपने 100% ये स्टेप्स फॉलो किए तो 90+ आपको पक्के में मार्क्स मिलने हैं। और जो कॉन्सेप्ट मैप्स मैंने आपको बताया है, वो कॉन्सेप्ट मैप्स के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैंने बॉटनी और जूलॉजी और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनाई है। वहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो लेक्चर्स वहाँ पे हो रहे हैं मेरे, वहाँ मैंने जो टॉपिक है, जहाँ पॉसिबल हो सका है, मैंने कॉन्सेप्ट मैप्स बनाकर ही एक्सप्लेन किया है। तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और वहाँ से जो नोट्स है, आप अपने नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।